आज के वीडियो में मैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में सम्मिलित हो रहे कक्षा 12 के बच्चों के लिए संस्कृत का सैंपल पेपर लेकर आया हूं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सैंपल पेपर को देखें और इसका लाभ उठाएं और परीक्षा में वो अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो मेरा सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि वो इस पेपर को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो से यदि आपको लाभ प्राप्त होता है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए, इस वर्ष की परीक्षा के लिए कक्षा 12 संस्कृत के सैंपल पेपर को, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को यहां पर हम हल करेंगे। और मेरा पहले भी मैं अपने वीडियो में कहता हूं कि सैंपल पेपर एक आपको पेपर किस प्रकार से आएगा ये अभ्यास करने के लिए होता है। आप ये जरूरी ना समझें कि इसी में से पेपर में आएगा, तो आप पूरी पुस्तक की तैयारी करें, इसी वीडियो के भरोसे ना रहें। पर इस वीडियो को करने से, इसको देखने से आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि पेपर को किस प्रकार से हमने करना है। तो आइए मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12 संस्कृत, इसका जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का है और इसका जो अवधि है वो होरात्रयम मतलब 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है। उत्तराखंड कक्षा 12 संस्कृत। इसमें इसमें कौन कौन सा सिलेबस आएगा इसके लिए मैंने अलग से वीडियो चैनल पर डाल दिया है। उस वीडियो का आप अवश्य देखें, जिससे आपको पता चले कि पाठ्यक्रम में क्या क्या निर्धारित है। इसमें जो पहला खंड आता है, पहला खंड है खंड का अपठितांश अवबोधनम। अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है, स्कूल में क्लास में आपको नहीं पढ़ाया गया है, आपको यहीं पढ़ना है। और उत्तराखंड बोर्ड में पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय आपको निर्धारित दिया जाता है। तो आप इसको गद्यांश को अच्छे से पढ़ें। संस्कृत का गद्यांश है, उसके अर्थ को समझें, अपने मनन करें। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश पर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो अब ये गद्यांश में आपको पढ़कर बता रहा हूं, इसी प्रकार से आपको पेपर में पढ़ना है। देखिए, मन मन में पढ़ना है। धन्य अयम भारत देशा यत्र समय समय स्वनाम धन्या बेहवा महापुरुषा समुत्पन्ना। धन्य है यह भारत देश जहां समय समय पर कई महान पुरुष उत्पन्न हुए। एते महापुरुषा स्वकीयम समग्रम जीवनम राष्ट्र सेवायाम समर्पयामासु। ये जो महापुरुष हुए हैं, इन महान पुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। एतेषु प्रातः वंदनीयेषु गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य संस्थापकस्य स्वामी श्रद्धानंदस्य स्थानम उत्कृष्टम वर्तते। इनमें जो ये महान पुरुष हुए हैं, इन महान पुरुषों में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद का स्थान सर्वोत्तम है। उत्कृष्टतम वर्तते मतलब सर्वोत्तम है। फिर आता है यौवने विषय वासना पंके निमग्नो अपि मुंशी राम तीव्र तपसा साधनया श्रद्धया च महात्मा मुंशी राम बभूव। मतलब यद्यपि युवावस्था में मुंशी राम विषय वासनाओं में डूबे हुए थे, फिर भी कठोर तपस्या, साधना और श्रद्धा के बल पर वे महात्मा मुंशी राम हो गए। फिर आता है तदनु, इसके पश्चात, इसके बाद क्या हुआ? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इति नामना जगति विश्रुत जाता। स्वामी श्रद्धानंद के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए, जगत में प्रसिद्ध हुए। तस्य स्वामिनः जीवनम चंद्रमस कलेव, उनका स्वामी वाला जीवन चंद्रमस कलेव, चंद्रमा की आभा के समान
दीप्तिमत बभूव, दीप्तिमत हुआ, प्रकाशित हुआ, चंद्रमा की आभा के समान, चंद्रमा की रोशनी के समान वो प्रकाशित हुए। यथा सर्वो दिशि तस्य प्रकाशेन प्रकाशिता अभवत्, और इससे जिससे क्या हुआ, सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इस गद्यांश पर आधारित है प्रश्न। प्रश्न का है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। एक शब्द में आपको उत्तर देना है, ज्यादा लंबा उत्तर नहीं देना है, एक एक शब्द में उत्तर मांग रहा है। एक पदेन, एक पद में उत्तर दीजिए। तो एक पद में कैसे उत्तर हो जाएगा, अभी ढूंढेंगे हम, तभी तो होगा। अब एक पद में उत्तर देखिए, इसी गद्यांश में से मिलेगा आपको। देखिए, कह देशः धन्य अस्ति, कौन सा देश धन्य है, भारत देशा। यहां पर पहले ही दिया है गद्यांश में, भारत देशा, कौन सा देश धन्य है, भारत देशा, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। अब आता है दूसरा प्रश्न इसी में, स्वकीयम समग्र जीवनम राष्ट्र सेवायाम के समर्पयामासु, किसने अपने सारे जीवन को राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया, महापुरुषों ने कर दिया। यहीं पर आपको, यहीं पर एक जगह दिया है महापुरुषा, ये इसमें यही देखिए, ये देखिए महापुरुषा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा महापुरुषा। महापुरुषों ने क्या कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए, राष्ट्र के लिए। अगला प्रश्न आता है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से संस्थापक से किम नाम अस्ति। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक का क्या नाम था, स्वामी श्रद्धानंद, इसमें आया है। यहीं पर देखिए आपको स्वामी श्रद्धानंद दे रखा, स्वामी श्रद्धानंद, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, स्वामी श्रद्धानंद से स्थानम कीदृशम वर्तते। स्वामी श्रद्धानंद का स्थान कौन सा स्थान है, क्या क्या स्थान है स्वामी श्रद्धानंद का, उत्कृष्टतम, यहीं पर दिया है उत्कृष्टतम स्थान, उत्कृष्टतम, ये मिला उत्कृष्टतम, ये उत्कृष्ट स्थान, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब आता है ख, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अभी अभी छोटा छोटा आंसर दिया था ना, बड़ा बड़ा आंसर देना है। अब पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूरे वाक्य में उत्तर के लिए चलते हैं फिर गद्यांश में। यही गद्यांश से आपको उत्तर मिलेगा, यौवने विषय वासना पंके निमग्नो अपि मुंशी राम तीव्र तपसा साधनया श्रद्धया च महात्मा मुंशी राम बभूव। यहां से और यहां तक आप लिख देंगे। फिर इसमें सेकंड वाला प्रश्न आता है कि महात्मा मुंशीराम के नामना जगति विश्रुत जाता, महात्मा मुंशीराम किस नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। तो यही गद्यांश में उत्तर है, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती इति नामना जगति विश्रुत जाता। स्वामी श्रद्धानंद के नाम से वो जग में प्रसिद्ध हुए। इसमें प्रश्न ग आता है, निर्देश के अनुसार प्रश्नान उत्तरत, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न इसमें आ जाता है, देखिए क्या है, महात्मा मुंशीराम ये दिया है, इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है। तो विशेषण शब्द है इसमें महात्मा, मुंशीराम नहीं है, महात्मा। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आता है दूसरा, चंद्रस्य इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्ता। चंद्रस्य जो है, इसका कौन सा पद वहां पर प्रयुक्त हुआ है, कहां पर, इसमें गद्यांश में। तो चंद्रमसा, इस तरह से एक शब्द आया है, आपको मैं गद्यांश में दिखा देता हूं। ये देखिए आपको यहां पर चंद्रमसा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें थर्ड वाला है, आत्मनः इत्यस्य समानार्थक पदम गद्यांशात् चित्वा लिखा। आत्मनः जो है, इसका जो समानार्थक शब्द कौन सा होगा, तो यहीं पर कहीं दिया होगा, आप देख लीजिए, स्वकीयम, स्वकीयम एक शब्द होगा, गद्यांश में दिखा देता हूं आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्वकीयम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आत्मनः का क्या हो जाएगा, स्वकीयम। इसी गद्यांश पर आधारित घ वाला प्रश्न शीर्षक लिखने के लिए आता है। तो अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो उसके शीर्षक बहुत सारे हो सकते हैं कि भारत देशस्य महापुरुषा, ये इसका शीर्षक हो सकता है, या तो आप ये लिखिए, या आप स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ये इसका शीर्षक लीजिए, या आप लिख लीजिए राष्ट्र सेवक, राष्ट्र सेवक, राष्ट्र सेवक भी आप लिख सकते हैं, राष्ट्र सेवक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती,
ये भी आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं खंड खा। खंड खा है संस्कृतेन रचनात्मकम कार्यम। संस्कृत में रचनात्मक कार्य करना है। देखिए यहां पर दिया है मंजूषात पदानी चित्वा। अब मंजूषा से पद को चुनने हैं। मंजूषा क्या होता है? मंजूषा होता है ये बॉक्स, ये इतना बड़ा बॉक्स बना है आपके लिए, ये पेटी, ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स के अंदर शब्द हैं, इसे बोलते हैं मंजूषा। ये मंजूषा लिखा भी है इसे यहाँ पे। मंजूषा मतलब एक बॉक्स पेटी। अब इसमें आपके 8 शब्द हैं। अनुगृह्णन्तु सेवायाम अनुमतिम निवेद्यते कर्तुम सह द्वादश कक्षाया सर्वे छात्रा विषय से। ये शब्द आपको खाली स्थानों में भरने हैं। ये यहाँ पे प्रश्न में दिया है रिक्त स्थानानि पूरयित्वा प्रार्थना पत्रम उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। यानी कि इन शब्दों को रिक्त स्थानों में भरना है। जहां पर खाली स्थान है इन शब्दों से आपको पूरा करना है। तो आइए पूरा करते हैं। मैंने भर रखे हैं, आप देख लीजिए, यहां पे समझ लीजिए। सबसे पहला जो शब्द आएगा वो है सेवायाम, मतलब सेवा में। प्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो सेवा में तो शुरू में आता ही है, तो सबसे पहले आपको सेवायाम लिख देना है, ठीक है ना। प्रधानाचार्य डीएन माध्यमिक विद्यालय रुड़की हरिद्वार हो गया। महोदय सविनय निवेदन, बोलते हैं ना सविनय निवेदन, तो निवेदते सेकंड नंबर पे आएगा, निवेदन है, सविनय निवेदन है। यत की वयम राजनीति विज्ञान, हम राजनीति विज्ञान विषय से विषय के छात्र, इसमें छात्र हैं, हम राजनीति विज्ञान के छात्र हैं। और ऐतिहासिक स्थलानाम भ्रमणाय, ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण के लिए आगरा नगर से यात्रा, आगरा नगर की यात्रा कर तुम इच्छामा, कर तुम इच्छाम, करने की इच्छा है हमारी। कि यहीं पे शब्द है, यहां पर देखिए कर तुम, यहां पर दिया है हमारी इच्छा आगरा नगर की यात्रा करने की है। अस्माकम राजनीति विज्ञान विषय से शिक्षका अपि अस्मापि, हमारे राजनीति विज्ञान के शिक्षक भी हमारे सह गमिष्यति, साथ में जाएंगे। यहां पर दे रखा सह गमिष्यति, जाएंगे। फिर दे रखा है तस्य स्वीकृति अपि अस्ति, उनकी स्वीकृति भी है, मतलब उन्होंने भी हाँ कर दिया है जाने के लिए, ठीक है ना। संप्रति भवताम अनुमतिम अपेक्षते, अब आपकी अनुमतिम अपेक्षते, आपकी अनुमति की अपेक्षा है, मतलब आपकी अनुमति चाहिए। कृपया अनुमतिम प्रदाय, कृपया अनुमति प्रदान करके अनुगृह्णन्तु, अनुग्रहित करें। और अंत में आ जाएगा भवद आज्ञानुवर्तिना, आपकी आज्ञा मानने वाले, मतलब आपके आज्ञाकारी। आपके आज्ञाकारी कौन है? द्वादश कक्षाया सर्वे छात्रा, 12वीं कक्षा के सभी छात्र। तो इस प्रकार से आपको पत्र भरना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम तृतीय प्रश्न पर आ जाते हैं, तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। यहां पे भी बोला है मंजूषायाम प्रदत्त शब्द सूची साह्येन अधोलिखिताम लघु कथा पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायाम पुनः लिखत। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्नलिखित लघु कथा को पूर्ण कर उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखना है। कहने का मतलब है मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं। मंजूषा मैंने अभी बताया आपको, ये पेटी, इसको मंजूषा बोलते हैं। यहां पर आपको 8 शब्द दिए हैं। 8 शब्द मतलब 4 नंबर, आधा नंबर का एक शब्द भरना होता है। तो ऋषि है, पारस्परिक्रम है, कारुणिक है, प्रत्यम है, नित्य है, भूमंडलम है, चिंतनीय है, इंद्रपदम है। ये शब्द आपको खाली स्थानों में भरने हैं। और ये खाली भरने नहीं है, आपको इसको कॉपी में लिखना भी है। लिख रहा है उत्तर पुस्तिकायाम पुनः लिखिए, उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखिए, यानी कि पूरा लिखना है। और ये काले पेन से आपको शब्द भरने हैं। मैंने यहां भर के दिखा दिए हैं, इन शब्दों को भरा हुआ है आपके लिए, सुविधा के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहां पर मैं इसको एक बार समझा देता हूं, ये लघु कथा, लघु कहानी किस प्रकार से है। तो यह लघु कहानी इस प्रकार से है। एकस्मिन वन प्रदेशे, एकस्मिन एक वन प्रदेश में मानस उल्लास नाम का ऋषि आसीत, ऋषि था। सा सत्यवचन परम, वो परम सत्यवचन वाला और परम कारुणिक आसीत, कारुणिक मतलब दयावान, दयालु था।
ठीक है। तस्से आश्रमे सर्वे पशुआ, उसके आश्रम में सभी पशु पारस्परिकम आपस में बैर भाव दुश्मनी का भाव विस्मृत्य भुला करके मोदेन क्रीडंती इसमा आनंद से खेलते थे। उसके आश्रम में सभी जो पशु थे, पशु पक्षी जो भी थे, वो परस्पर आनंद से मतलब दुश्मनी को भुला करके बैर भाव को छोड़ करके खेलते रहते थे। व्याघ्र वृषभेण सह प्रत्यम क्रीडति, बाघ और बैल आपस में खेलते थे। सर्पा नकुलेन सह नृत्यति, सर्प नकुल के साथ खेलता था। ऐसा वार्ता स्वर्ग स्थित तस्य इंद्रस्य कर्णपथम आगता, ये सारी बात पता चलती है स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र देवता को। तेन चिंतितम, वो इंद्र देवता चिंता में पड़ गए। यदि एतस्य कारुणकस्य भूमंडलम व्याप्त अनुयात तरी मम एतत् इंद्रपदम अपि समाप्ति गच्छेत। यदि इन ऋषि की जो कारुण की दयालुता के बारे में भूमंडल में इतना व्याप्त हो गया, तो यह इंद्र पद भी समाप्त हो सकता है। ये उसने सोचा, मन में विचार किया इंद्र ने। अयम ऋषिवर मम पद आकृत, तो यह ऋषि एक दिन क्या कर लेगा, मेरे पद को मुझसे छीन लेगा, इंद्र पद को छीन लेगा। अतः अचिरात एव प्रतिबंधकोपाय चिंतनीय मया इति, अतः बिना देरी किए हुए इस पर इसके प्रतिबंध का कोई उपाय चिंतनीय सोचना चाहिए। तो ये शब्द, ये वही शब्द हैं जो आपके यहां मंजूषा में दिए हुए शब्द हैं। यही शब्द मैंने खाली स्थानों में भर दिए हैं, देख लीजिए। आप इसी प्रकार से शब्दों को वहां पर परीक्षा में अपनी कॉपी में भरेंगे, पेपर पे कोई नहीं भरेगा। अब हमारे पास चतुर्थ प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न आता है। अधोलिखितेषु एकम विषम अधृत्य चत्वारि वाक्यमितम एकम अनुच्छेदम संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे कुछ विषय दिए गए हैं, 4 विषय आपको दे रखे हैं। किसी एक विषय पर 4 वाक्य आपको लिखने हैं। संस्कृत भाषा में 4 वाक्य लिखने हैं। तो एक वाक्य आप सही लिखेंगे तो 1 नंबर, और 4 वाक्य आप सही लिखेंगे तो 4 नंबर आपको इस प्रश्न में। 4 नंबर का यह प्रश्न है, किसी एक पर लिखने हैं। अब 4 विषय दे रखे हैं। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, या परोपकार है, या सत्संगति है, या कवि कुल गुरु कालिदास है। 4 विषय में से किसी एक विषय पर आपको 4 ही वाक्य लिखने हैं। बहुत आसान प्रश्न है। मैं चारों को आपको बताऊंगा, चारों के बारे में आपको 4-4 वाक्य, 5-5 वाक्य आपको बता दूंगा। आप चारों को तैयार करके ले जाइए। कोई एक आ जाए तो आप लिख दीजिएगा, और नहीं भी आता है तो आप अपने से बना सकते हैं, आसान से वाक्य आपको बना सकते हैं। तो आइए उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम पे वाक्य लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, विद्याधनम सर्वधनानाम मध्य प्रधानम अस्ति। विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। सभी में सबसे बड़ा जो धन है वो विद्या का धन है। धनम क्षण भंगुरम भवति, धन तो क्षण भंगुर है, वो कभी भी समाप्त हो सकता है, क्षण भर में खत्म हो सकता है। किंतु विद्या स्थिरा भवति, किंतु विद्या स्थिर होती है। विद्या मनुष्य से जीवनम प्रकाशयति, विद्या मनुष्य के जीवन को प्रकाशित करती है। तथा ज्ञानम ददाति, तथा ज्ञान देती है। विद्या विनयम जनयति, विद्या से विनय पैदा होता है। और विनयात पात्रता लभते, और विनय से क्या आता है, पात्रता आती है। तो विद्या से तो विनय आता है, और विनय से पात्रता आती है, योग्यता आती है। और पात्रतया धनम प्राप्यते, और पात्रता से धन प्राप्त होता है। तस्मात् विद्या एवं सर्वश्रेष्ठ धनम, इस प्रकार से विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। और भी आप लिख सकते हैं, आपको केवल 4 ही वाक्य लिखने, मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया। विद्या न केवलम आर्थिक संपत्ति ददाति, विद्या न केवल आर्थिक संपत्ति देती है, अपितु जीवन की सर्वासु स्थितिषु साहाय्यम करोति, जीवन की सभी स्थितियों में सहायता करती है। यह विद्याम अधीते, जो विद्या को ग्रहण करता है, सा सर्वत्र सम्मानम प्राप्नोति, वो सभी जगह सम्मान प्राप्त करता है। अतः अस्माभि विद्याम अर्जितुम प्रयत्नम कर्तव्या, इसलिए
हमें भी हमारा कर्तव्य भी विद्या को अर्जित करना होना चाहिए। हमारा विद्या को अर्जित करने का प्रयत्न ही हमें करना चाहिए। दूसरा टॉपिक है परोपकार, मतलब दूसरे का उपकार, दूसरे का भला करना। तो परोपकारः मानवस्य श्रेष्ठ गुणः अस्ति, परोपकार मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। या परहितम चिंत्यति, जो दूसरे के हित के बारे में, दूसरे के भले के बारे में सोचता है, स एव संता इति कथ्यते, उसी को संत कहते हैं। ठीक है। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। नद्या अपि स्वजलम न पीबन्ति, नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। तथा एव सज्जना, इसी प्रकार से सज्जन स्वार्थम न चिंत्यते, स्वार्थ अपने लिए चिंतित नहीं होते हैं। ते सदा परहितम कुर्वन्ति, वे सदा दूसरे का भला करते हैं। परोपकारेण एव समाजा सुखी भवेत, और परोपकार से ही समाज सुखी हो सकता है। इसी में हमारा जो थर्ड टॉपिक था वो था सत्संगति। तो सत्संगति जीवन से उत्तम मार्ग अस्ति, सत्संगति जीवन का उत्तम मार्ग है। या सज्जना नाम संगति करोति, जो सज्जनों की संगति करता है। स ज्ञानम शीलम च प्राप्नोति, वो ज्ञान और शील को प्राप्त करता है। सत्संगति प्रभावेण मनुष्य सदाचारी विनयी च भवति, और सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य सदाचारी और विनयी होता है। यथा पुष्पस्य संगतो वाति सुगंधि, जिस प्रकार से पुष्प की संगति को पाकर के वायु क्या हो जाती है, सुगंधित हो जाती है। तथा सत्संगति प्रभावेण जीवनम शोभते, उसी प्रकार से सत्संगति के प्रभाव से जीवन सुशोभित हो जाता है। और क्या होता है सत्संगति से? सत्संगति दुखम हरति, सत्संगति दुखों को हर लेती है। शुभ बुद्धिम ददाति, शुभ बुद्धि देती है। कुसंगति तो विनाश से कारणम भवति, और बुरी संगति तो विनाश का कारण होती है। यदि जीवनम सुखमयम कर्तुम, यदि जीवन को सुखमय बनाना है, कर्तुम इच्छाम, करने की इच्छा है, तरी सत्संगति आवश्यकम, तो सत्संगति आवश्यक है। अतः अस्माभि सदा सज्जना नाम संगति कर्तव्या, इसलिए हमें भी सदा सज्जनों की संगति करनी चाहिए। इसी में अगला टॉपिक था कवि कुलगुरु कालिदास। कालिदास भारत से महान कवि आसीत, कालिदास भारत के महान कवि थे। सा संस्कृत भाषा श्रेष्ठ लेखक आसीत, वह संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ लेखक थे। तस्य प्रसिद्धानि ग्रंथा, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम इत्यादि संति। उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे उनके नाम ये हैं। और सा कवि कुलगुरु इति प्रसिद्धा, वह कवि कुलगुरु के नाम से प्रसिद्ध है। तो इतना भी आप लिख दोगे तो आपको पूरे 4 अंक आपको आराम से मिल जाएंगे। और इतना ही पूछा रहता है प्रश्न, लेकिन मैं तो आपको ज्यादा बता रहा हूं ना। तो आप कोई वाक्य भूल गए तो दूसरा वाक्य लिख सकते हैं ना। कालिदासस्य कविता सरलम मधुरम च भावना युक्तम अस्ति, कालिदास की कविता सरल मधुर और भावना से युक्त है। तस्य ग्रंथेषु प्रेम प्रकृति धर्म च सुंदर रूपेण वर्णिता सन्ति, उनके ग्रंथों में प्रेम प्रकृति धर्म सुंदर रूप में वर्णित है। विशेषतः अभिज्ञान शाकुंतलम नामकम नाटकम विश्व प्रसिद्धम अस्ति, विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है विश्व में प्रसिद्ध है। अतः कालिदास संस्कृत साहित्य से दीपक अस्ति, अतः कालिदास संस्कृत साहित्य के दीपक हैं। तो इस प्रकार से 4 उसमें पूछे गए थे। आपको परीक्षा में केवल एक विषय पे लिखना है और 4 ही वाक्य लिखने हैं। तो मैंने चारों पे आपको बताया कि आपको केवल एक पे लिखना है। इस प्रकार से खंड का समाप्त होता है। खंड ग पे चलते हैं, अनुपर्युक्त व्याकरणम। अब आता है आपका व्याकरण, जिसमें 5वें प्रश्न में आपको 5 अंकों की संधि विच्छेद पूछी जाएगी। पहला है अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले आपको वाक्य में रेखांकित पद को छांटना है। जैसे पहले में रेखांकित मतलब जिसके नीचे है रेखा, मतलब लाइन, जिसके नीचे लाइन है वो रेखांकित शब्द है। तो यह है यान्य नवद्यानी, इसका संधि विच्छेद करना है। तो मैंने आगे उत्तर लिख दिया है, यान्य नवद्यानी का हो जाएगा यानी धन अनवद्यानी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर है, ये वाला इतना उत्तर है। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे वाले में है जग चक्षुषी, ये
अंडरलाइन है, मतलब इसके नीचे लाइन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जगत, प्लस का निशान हो जाएगा और चक्षुषी, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही आपका तीसरे वाले में गंभीर स्वर्णिवम, ये शब्द दिया है, इसको करना है तो इसका हो जाएगा गंभीर स्वरेण धन एवं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले में क्या है, भिक्षावटुना अनुगम्यमान, ये शब्द है, इसको संधि विच्छेद करना है तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भिक्षावटुना, प्लस का निशान हो जाएगा अनुगम्यमान। इसी प्रकार से आचार्यो अंतेवासीनम अनुशासति, ये शब्द है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आचार्य, धन का निशान हो जाएगा, अंतेवासीनम, फिर धन का निशान हो जाएगा, फिर अनुशासति। इस प्रकार से 5 नंबर आपके बन जाएंगे। अब जो छठा प्रश्न है वो भी आपका 5 ही नंबर का है। इसमें क्या है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रह कुरुत। अब इसमें भी रेखांकित शब्दों में आपको समास विग्रह करना है, वहां पर थी संधि, यहां पर आपको समास विग्रह करना है। जैसे कि मितभाषिणाम, ये शब्द है, ये प्रजातंतु शब्द है, ये रेखा जिनके नीचे है उनमें आपको क्या करना है, समास विग्रह। तो समास कौन कौन से आपके उसमें है कोर्स में, वो मैंने अलग से वीडियो सिलेबस वाला बनाया है, उसमें आप देख लीजिएगा। और संधि कौन कौन सी है वो भी उसमें बताया गया है। तो मितभाषिणाम में क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा मितम भाषणम ये शाम ते, मित भाषण है जिनका वे, तो मितभाषिण बहुब्रीहि समास इसमें है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें प्रजातंतु में क्या हो जाएगा, प्रजाया तंतु, प्रजातंतु षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले में क्या हो जाएगा, महीपति, महीपति महीमपति, महीपति षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। फिर शक्रशमो, शक्रसमो में शक्रेण समा तत्पुरुष समास है। और पंचोपचारमेव, इसमें पंचोपचारम इव, इसमें पंचोपचारमेव अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो संधि में क्या है, संधि में बीच में प्लस का निशान लगा होता है, समास में ऐसा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठांक अंतर्गत प्रकृति प्रत्यय च योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मतलब नीचे लिखे गए वाक्य हैं उनमें कोष्ठक के अंतर्गत प्रकृति के साथ प्रत्यय जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी कि कोष्ठक, कोष्ठक मतलब ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में ये शब्द दिए हैं, इनको जोड़ करके आपको खाली स्थान में भरना है। मैंने भर रखे हैं, आप देख लीजिए, मैंने यहां पर भरे हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। ऐसे हर उसमें जो कोष्ठक में दिए हैं उनको सही करके सही शब्द लिखना है। इसको प्रत्यय, ये आपके 6 अंकों का ये प्रश्न आता है, इनको आपको सही करके लिखना है। कितने अंक हैं, 6 अंक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं 6 अंक। इसमें कौन कौन से प्रत्यय आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, पाठ्यक्रम वाला, सिलेबस वाला, उसको आप देखिएगा। तो यहां पर ये मैंने उत्तर आपको भर के दिखा दिए हैं, आप देख सकते हैं। पहले वाले में मूर्ति प्लस मतुप, ये प्रत्यय है, मतुप प्रत्यय है। मतुप प्रत्यय में इसमें पूछा है स्त्रीलिंग में आपको बताना है, यहां आगे स्त्री भी लिखा है, देखिए स्त्रीलिंग में आपको बताना है। अगर मूर्ति मतुप पुल्लिंग होता तो मूर्तिवान हो जाता, मूर्तिवान है ना, लेकिन मूर्तिमान भी हो सकता है, मूर्तिवान भी हो सकता है, लेकिन यहां स्त्रीलिंग है तो मूर्तिमती होगा। ये क्या हो जाएगा, मूर्तिमती। ठीक है, मूर्तिवती, मूर्तिमती, तो ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अब इसको राजभवनम, ये गमकत्वा गत्वा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्या है, ना दुर्जना, सज्जन तल का हो जाएगा सज्जनता, ये इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही रामायण एका इतिहास, ऐतिहासिक मतलब ठक, ठक मतलब इक प्रत्यय जैसे हिंदी में होता है ना, ऐसे ऐतिहासिक
महाकाव्य ऐतिहासिक हो गया। इसी प्रकार से ये आपका आ गया हस्तनी विसृजकत विसर्जित हो गया। ऐसे ही आपका भार्या भर्तु, भार्या होता है पत्नी और भर्तु होता है पति, मतलब पति पत्नी, पति पत्नी सहायिनी भवती, एक दूसरे के सहायक होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 8वें प्रश्न में आप देखिए क्या है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृ क्रियापदयो अन्विति क्रियताम। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं, 1 2 3 4 वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में आगे जो दिया है क्रिया, कर्ता और क्रिया जो शब्द दिए गए हैं उनको सही भरना है। कर्ता और क्रिया शब्द दिए गए ना, ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, देखो कोष्ठक में दिए गए हैं, इनको आपको सही करके भरना है। अब इसमें पहले में एकेनापि समम वसुमती, तो इसमें क्या आएगा, गता, ये गता आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप गता भर देंगे। अब क्यों, गता क्या है, गता है क्रिया, गता क्या है क्रिया, वसुमती क्या है कर्ता, कर्ता इसका कौन है वसुमती, और गता है क्रिया। ऐसे ही दूसरे वाक्य में क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा पुरुषा, यहां क्या आ जाएगा पुरुषा, तो पुरुषा क्या है कर्ता है और प्रलपति क्या है क्रिया है। ऐसे ही अगले वाक्य में क्या, राजा मुंज, यहां पे आ जाएगा संतुष्टो, यहां पे आ जाएगा संतुष्टो राजा मुंज, तो राजा मुंज क्या है कर्ता है और संतुष्टो क्या है क्रिया है। अब यहां पर क्या है, साटिव सा इसका क्या है कर्ता है, और जयति इसमें आ जाएगा जयति, जयति जयति, जयति क्या हो जाएगा, तो ये क्रिया हो जाएगा। तो आपको इनमें से सही शब्द चुन के, जैसे पहले में गत आ गया, दूर से पुरुष आ गया, फिर संतुष्ट आ गया, फिर जयति, ये उत्तर आपके हो जाएंगे। इसी में अथवा करके प्रश्न है, आपको वो वाला नहीं आ रहा है मान लो, तो आप दूसरे वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए। अधोलिखित वाक्यों में विशेषण विशेष्य अन्विति कीजिए, वहां पर कर्ता क्रिया था, यहाँ विशेषण विशेष्य है। अब इसमें भी शब्द आगे दिए हैं, उनमें से सही भरना है। पहले में ये वरह आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा वरह, ठीक है। दूसरे में गंधवह आ जाएगा गंधवह, गंधवह, ठीक है। तीसरे में क्या आ जाएगा मुंजह, राजा मुंज, आपने पढ़ा होगा इसका पाठ। और फिर अंत में क्या आ जाएगा सलागनीय, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकांतर्गत शब्देषु उपपद विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। ये 4 अंकों का प्रश्न है। नीचे लिखे गए वाक्यों में कोष्ठक में दिए गए शब्दों के साथ उपपद विभक्ति का प्रयोग करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहां पर पहले वाक्य में आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, आप अब दिखाई दे रहा होगा आपको सही। तो इसमें पहले वाक्य में क्या है, मे पुत्रम मुंजह, तो राज्य लोभम का क्या हो जाएगा राज्य लोभीन, इसको उपपद विभक्ति के साथ आपको प्रयोग करना है। दूसरे का स्वाध्याय का हो जाएगा स्वाध्यायात, तीसरे का निमेष मात्र का हो जाएगा निमेष मात्रेण, और नीलम का हो जाएगा नीलेन। तो इस प्रकार से ये आपके उत्तर आपको हो जाएंगे। अब आपका आता है खंड घ, पठितांश अवबोधनम भाग 1, ये वाला आता है। ये पठितांश है, मतलब पढ़ा हुआ, आपकी पुस्तक, जो आपकी पुस्तक है ना कोर्स में पाठ्यक्रम में, उसमें से दिया गया है। तो अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानुत्तरत, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपका गद्यांश आपके सामने है, आप इसको पढ़ो और फिर इसके आंसर आपको देने हैं। श्लोकम आदित्य शोक संतप्तो मुंजा प्राश्चितम कर्तु आत्मनो वग्निम प्रवेशन निश्चितवान, यानी कि श्लोक का अध्ययन करके शोक से व्याकुल मुंज ने प्राश्चित करने के लिए स्वयं को अग्नि में प्रवेश कराने का निश्चय किया। यह पाठ आपने पढ़ा होगा। तो राज्ञः वग्नि प्रवेश कार्यक्रम श्रुत्वा, राजा के अग्नि में प्रवेश का समाचार कार्यक्रम सुन करके वत्सराज बुद्धिसागरम नत्वा, वत्सराज ने बुद्धिसागर को प्रणाम किया। शनै शनै रहा, और धीरे से धीरे धीरे उसने कहा, तात मया भोजराजो रक्षिता एवास्ति, मेरे द्वारा भोजराज की रक्षा कर ली गई है, मैंने भोजराज की रक्षा कर ली है। पुनः बुद्धि सागरेण तस्य करणे किमपि कथितम, फिर
बुद्धिसागर ने उसके कान में कुछ कहा, कर्ण कुछ कुछ कहा, कान में कुछ कहा, और यन्निसम्ये वत्सासा ततो निष्क्रांतः, और जिसको सुन करके कुछ बात उसके कान में कही और जिसे सुनकर वत्सराज वहां से निकल गया। पुनः राज्ञो वग्नि प्रवेश काले कश्चन कापालिकः सभाम समागतः। फिर जब राजा के अग्नि प्रवेश का समय आया तब एक कापालिक तांत्रिक सभा में पहुंचा। सभाम आगता कापालिकम दंडवत प्रणम्य, सभा में आए हुए कापालिक तांत्रिक को दंडवत प्रणाम करके मुंजा प्रावोचद, राजा मुंज ने कहा, हे योगेंद्र, हे योगेंद्र, महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षेति। योगेंद्र, महापापी मुझसे मारे गए तुम्हारे पुत्र को जीवन देकर मेरी रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार हमने गद्यांश पढ़ा। अब गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसमें का प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है, छोटा उत्तर होगा। है प्राश्चितम कर्तुम मुंजः किम निश्चितवान, प्राश्चित करने के लिए मुंज ने क्या निश्चय किया? तो मुंज ने अग्नि में प्रवेश का निश्चय किया था, तो वग्नो प्रवेशनम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इतना छोटा सा उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न हो जाता है, राज्ञो अग्नि प्रवेश काले सभा को आगता, राजा के अग्नि में प्रवेश के जो समय था उस पर सभा में कौन आया? तो एक कापालिक आया, एक तांत्रिक आया, तो ये हो जाएगा कापालिका। यहां उत्तर आप लिख सकते हैं कापालिका, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। मुंजा कापालिकम दंडवत प्रणम्य किमोवचन, मतलब मुंज ने जो तांत्रिक को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और क्या बोला? तो मुंज तांत्रिक को प्रणाम करके बोला, देखो, कापालिकम दंडवत प्रणम्य मुंज प्रावोचद, हे योगेंद्र, महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राण देने माम रक्षति। तो यहां से आप इसका उत्तर लिखेंगे। पूरे वाक्य में बड़ा उत्तर है ना इसका, तो ये पूरा यहां तक आप उत्तर इसका लिख देंगे। इसमें प्रश्न गा आता है, निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरत, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे पहला प्रश्न है, गत पद से विलोम पदम त्रम किम प्रयुक्तम, गत जो शब्द है इसका विलोम शब्द इसमें ढूंढना है। तो यहां पर गत का आप आगत आपको मिल जाएगा, आगतः, आगतः हो जाएगा, या आप समागतः, समागतः शब्द आपको यहां पर मिल जाएगा। ये देख लीजिए, यहां पे समागतः शब्द है। अगले प्रश्न में आपको दिया है शोक संतप्तः मुंजः, ये दे रखा है। इसमें आपको विशेषण बताना है, तो इसमें जो विशेषण हो जाएगा शोक संतप्तः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न में है कर्तुम पदे का प्रत्यय, इसमें तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। कर्तुम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन। अभी के प्रश्न में हमने एक गद्यांश को पढ़ा था और उसमें 5 नंबर के आपको प्रश्न दिए थे, उनको हमने देखा। अब 11वें प्रश्न में भी एक आपका नाट्यांश है, मतलब नाटक का अंश है ये। इसको आपको पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने। ये भी आपको 5 अंकों के पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं। कुंडला बोल रही है, नाटक का अंश है तो इसमें संवाद होता है, कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है। तो कुंडला इसमें बोल रही है, परस्पर प्रीति मतो भवतो उपदेशस्य नास्ति कोयपि अवकाशः। आपस में प्रेम करने वाले 2 लोगों को उपदेश देने का कोई अवसर नहीं होता। तदापि सखी स्नेहम माम भासयति, फिर भी सखी का स्नेह मुझे बोलने के लिए प्रेरित करता है। भर्त्रा सदैव भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च, जो भर्त्रा होता है पति, पति को हमेशा अपनी पत्नी का
भरण पोषण करना चाहिए। यतो ही धर्म अर्थ काम संसिद्धया, इससे ही धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए यथा भार्या भर्तु सहायिनी भवती, जिस प्रकार से भार्या भर्तु की यानी कि पत्नी पति की सहायिनी होती है, मतलब सहायक होती है, क्योंकि धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए पत्नी जितनी आवश्यक होती है तथा न कोयपि अन्य, उतना कोई भी दूसरा सहायक नहीं हो सकता। जितना पत्नी सहायक होती है उतना दूसरा कोई नहीं हो सकता। परस्परम अनुव्रतो पति पत्नियों त्रिवर्गः साधयत। परस्परम मतलब आपस में पति पत्नी यदि एक दूसरे के प्रति निष्ठावान है तो वे तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम को प्राप्त कर सकते हैं, तीनों की साध सकते हैं। पति यदि प्रभूतम धनम अर्जित्वा गृहमानयति तत् खलु पत्ने अभावे कुपात्रेषु दीयमानम क्षयमेति। यदि पति बहुत धन इकट्ठा करके घर में लाता है, अर्जित करके घर में लाता है, तो पत्नी के ना होने पर वह धन गलत हाथों में जाकर नष्ट हो जाता है। ऋतध्वज कहते हैं, अब इनका संवाद है। ऋतध्वज कहते हैं लक्ष्म्या रक्षार्थम पत्न्य सहयोग अनिवार्य। लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य होता है। मदालसा बोलती है कुंडले लक्ष्मी पूजायाम नामे प्रवृत्ति। कुंडला मेरी लक्ष्मी की पूजा में रुचि नहीं है। यदि लक्ष्मी पूजा प्रिया च अतिथि वर्षे तदा इदानीम में नमस्कारः। यदि लक्ष्मी किसी अतिथि के लिए पूजनीय और प्रिय है तो मैं उसे अभी से ही प्रणाम करती हूं। अब ऋतध्वज जी बोलते हैं स्वाभिमानिनी प्रिय, हे स्वाभिमानिनी प्रिय, समक्षम ते कथम कापी सपत्नी स्थातुम शक्नोति। तुम्हारे सामने कोई दूसरी पत्नी सपत्नी कैसे ठहर सकती है। लक्ष्मीस्तु तव दासी भविष्यति न एव सपत्नी। लक्ष्मी तो तुम्हारी दासी बनेगी ना कि दूसरी पत्नी। मदगाहस्थम तु त्वदधीनम भविष्यति। मेरा गृहस्थ जीवन पूरी तरह तुम्हारे अधीन होगा। आत्मानम भावी संतति च ज्ञान विज्ञान अनुसंधात्रा हस्ते समर्पितु मही। कहने का मतलब मैं स्वयं को और अपनी होने वाली संतान को ज्ञान और विज्ञान की खोज में तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहता हूं। अगम्यताम गुरुभ्या पितृभ्याम च समाचारम श्रावयावः। चलो आओ गुरुजनों और माता पिता को यह समाचार सुनाते हैं। तो यह था नाट्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, छोटा उत्तर, छोटा आपको शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है परस्परम अनुव्रतो को त्रिवर्ग साधते। आपस में एक दूसरे का अगर पति पत्नी साथ देते हैं तो वो तीन वर्गों को धर्म अर्थ काम को साधते हैं, इन तीनों की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पति पत्नियों। ये आपको मिल भी जाएगा इसमें नाट्यांश में। ये देखिए नाट्यांश में आपको ये मिल रहा है यहां पर के ये उत्तर मिल जाएगा यहां से आपको। संस्कृत में पास होना बहुत ही आसान है, पर थोड़ा सा पेपर को दिमाग का इस्तेमाल करके आपको हल करना है, थोड़ा सा अपना माइंड को उसमें लगाना है आपको। तो अगला प्रश्न है कस्या अभावे को पात्रेषु दीयमानम धनम क्षयमेति। तो इसका हो जाएगा पत्न्या। पत्नी के अभाव में जो धन है वो कुपात्रों को चला जाता है। तो ये यहां पर नाट्यांश में इसका उत्तर यहां पे है, देखो पत्न्या। ये यहां से उत्तर आप लिख सकते हैं। एक प्रश्न पूरे वाक्य में लिखने के लिए भी आता ही है, गद्यांश पद्यांश नाट्यांश का अव्यांश कोई भी हो,
उसमें आपको एक प्रश्न पूर्ण वाक्यन का आएगा, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पत्न्या सहयोग कस्य रक्षार्थम अनिवार्य, पत्नी के सहयोग से किसकी रक्षा अनिवार्य हो जाती है। उत्तर आप यहीं से छांट करके उत्तर लिख देंगे, लक्ष्म्य रक्षार्थम पत्न्या सहयोग अनिवार्य, ये इसका उत्तर आपके सामने हो जाएगा। अब कुछ प्रश्नों के अनुसार निर्देश के अनुसार देने होते हैं, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो अब इसमें पहला आ गया, ये यहां से यहां तक आपको पंक्ति दी हुई है, इसमें से आपको क्रियापद छांटना है। तो क्रिया, ये आपका भविष्यति, ये आपका क्रिया हो गया, ये उत्तर भी हो गया आपका। अब ऐसे ही दूसरे वाले में देखिए, इसमें क्या है, स्वाभिमानिनी प्रिय, ये यहां पे दे रखा है, इसमें आपको विशेष्य पद छांटना है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वाभिमानिनी, ये इसका उत्तर हो गया। अब इसमें से ये हो गया भविष्यति, कस्य लकार से धातु रूप है, किस लकार का धातु रूप है, तो ये उत्तर आपका लिट लकार, भविष्यत काल। अभी तक के प्रश्नों में आपने गद्यांश भी देखा और नाट्यांश भी देखा। अब आते हैं श्लोक पे। 12वां प्रश्न, अधोलिखित श्लोकों पठित्वा प्रश्नानुत्तर, तो नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये आपके किसी पाठ से श्लोक दिए हैं। यह है, स्वाधीनता आर्य भूवि मूर्तिमती समानः, राणा प्रताप बलवीर्ये विभा समानः। अब ये श्लोक है, इसका क्या अर्थ है, पहली लाइन को देख लेते हैं। स्वाधीनता आर्य भूमि मूर्तिमती समाना, आर्य भूमि भारत स्वतंत्रता मूर्तिमान रूप में विद्यमान है, और राणा प्रताप बलवीर्य विभा समाना, जो राणा प्रताप महाराणा प्रताप की शक्ति और पराक्रम से प्रकाशित है। आटिकते समुपा नहीं याम सुसोची, साटिव सा जयती काचन हल्दी घाटी, मतलब जिसकी उपमा किसी से भी करना उचित नहीं है, ऐसी आदित्य हल्दी घाटी विजय प्राप्त करती है। आगे का श्लोक है, प्राची यदा हसती हे प्रिय मंद मंदम, प्राची होता पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, जब पूर्व दिशा मंद मंद मुस्कुराती है। वायुर यदा बहती नंद नजम मरंदम, और जब नंदन वन की सुगंधित वायु बहती है। या प्रत्यहम किल तदा मति माननीया, तब प्रतिदिन हल्दी घाटी शोभा ददाती उससी कांचन कांचनियाम, मतलब तब प्रतिदिन हल्दी घाटी प्रातः काल में स्वर्ण जैसी अद्भुत आभा धारण करती है, सुंदरता को धारण करती है। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक के हिंदी अनुवाद को जानने का प्रयास किया। अब इसमें है कुछ प्रश्न। पहले एक पदेन उत्तरत आता ही है प्रश्न, एक पद में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला है, आर्य भूवि साटिव का विराजते, पहला प्रश्न, तो इसका उत्तर आपके सामने है हल्दी घाटी। तो आप इसका उत्तर लिख देंगे हल्दी घाटी, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, उससी हल्दी घाटी किधर से शोभा ददाती, उससी जो है हल्दी घाटी में कैसी शोभा देती है, तो यहां है कांचन कांचनियाम, ये शब्द को इसका उत्तर हो जाएगा। फिर जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक प्रश्न पूर्ण वाक्यन का भी आता है, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यह है, कदा हल्दी घाटी मति माननीयाम शोभा ददाती, तो इसका उत्तर आप यहां से आप देख लीजिए, मैंने उत्तर यहां आपको दे दिया है। यदा प्राची मंदम हसती, जब पूर्व दिशा मंद मंद हंसती है। वायु नंदन नजम मरंदम बहती, वायु नंदन वन से मंद सुगंधित वायु बहती है। तदा हल्दी घाटी मति माननीयाम शोभा ददाती, तब हल्दी घाटी मति माननीय शोभा ददाती देती है। मतलब आप इस श्लोक से इस प्रकार देख सकते हैं कि प्राची यदा हसती मंद मंदम, वायुर यदा वहती नंद नजम मरंदम, शोभा दत्याति उससी कांचन कांचनियाम। मतलब इस तरह से जोड़ के भी आप यहां से यहां तक, यहां से यहां तक
और यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से जोड़ जोड़ के भी आप उत्तर को लिख सकते हैं। अब निर्देश के अनुसार कुछ प्रश्न है, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समीर इति पदस्य पर्यायवाची शब्द श्लोकात चित्वा लिखत, यानी कि समीर का पर्यायवाची शब्द श्लोक से चुन करके लिखना है, तो उत्तर हो जाएगा इसका वायु। श्लोक से भी आपको मिल जाएगा, ये वायु यहां पे दिया है, देखो वायु, ये वायु यहां से उत्तर आपको मिल जाएगा। अब इसमें दूसरा प्रश्न आता है उससी इत्यत्र विभक्ति का, उससी में विभक्ति क्या है, सप्तमी विभक्ति। फिर आता है उपर्युक्त श्लोकात द्यो अव्यय पदो चित्वा उत्तर पुस्तिका में लिखे, यानी कि दो अव्यय पद को चुन करके श्लोक में से उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। तो इसमें यदा और किल आपको मिल जाएंगे श्लोक में, देख लीजिए दोनों शब्द हैं आपको, यदा भी है और किल भी है, ये आपको इसमें से अव्यय पद मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 पे चलते हैं। निर्देश के अनुसार यहां प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। का है विवृत्त क्रिया तंत्रा मंत्रा मंत्रणा स्तुति निंदा व्याख्यान नियोग विनियोग ग्रंथ ब्राह्मणम। तो ये कोई किसी पाठ से ये पंक्ति आई है, अब आपको इस पे प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पंक्ति पाठ्य पुस्तक से कस्मात् पाठात् उद्धृता, यानी कि ये जो पंक्ति है पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ से ली गई है। तो उस पाठ का नाम है विद्यास्थानानि। आप देख लेना अपनी पुस्तक में, विद्यास्थानानि पाठ से ये पंक्ति ली गई है। अब आ जाता है ऐसा पंक्ति मूल रूपेण कस्मात् ग्रंथात् संग्रहित। ये जो पंक्ति है ऊपर ये वाली, ये कौन से ग्रंथ से मूल रूप से ली गई है। तो ये काव्य मीमांसा से ली गई है, राजशेखर जी इसके लेखक हैं, काव्य मीमांसा से ये ली गई है। अब आता है ख वाला, प्रवृत्तिम च निवृत्ति च जना न विदुर असुरा न शोचम नापि च आचारो न सत्यम तेसु विद्यते। अब ये श्लोक दिया है, ये श्लोक दिया है, ये आपको बता दूं आपके पुस्तक में एक पाठ है कार्य व्यवस्थिति पाठ। ये कार्य व्यवस्थिति ये पाठ है, उसे लिया गया है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। फिर ये इसमें प्रश्न पूछा गया है ऐसा पंक्ति केन प्रोक्ता, ये पंक्ति बोली किसने थी। तो ऐसा पंक्ति श्री कृष्णेन प्रोक्ता, श्री कृष्ण के द्वारा ये बोली गई थी। प्रश्न आता है ऐसा पंक्ति कस्मात् ग्रंथात् संकलिता, ये पंक्ति कौन से ग्रंथ से ली गई है। ऐसा पंक्ति श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथात् संकलिता, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। अधो प्रदत्त भावार्थत्रय शुद्ध भावार्थस्य चयनम कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए भावार्थों में से शुद्ध भावार्थ का चयन करके लिखना है। अब यहां पे प्रश्न आ जाता है अहो शोभनम गंधर्वराज विश्वासो राजोद्यानम। अब इसमें 3 उत्तर आपको दिए हैं जो भावार्थ हैं, एक पहला दूसरा तीसरा। अब देख लीजिए यहां पे पहला दूसरा तीसरा 3 भावार्थ दिए गए हैं। एक भावार्थ सही है, उसको उत्तर को छांट के आपको लिखना है। तो ये बीच वाला, ये वाला इसका सही उत्तर है, गंधर्वराज विश्वासो राज उद्यानम मनोहरम अस्ति। इसका ख है अपौरुषे श्रुति। इसमें भी 3 आंसर दे रखे हैं, 3 उत्तर दिए हैं, एक छांटना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रुति अर्थात वेद ब्रह्म मुख निर्गत धर्म व्यापक अस्ति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यदि आपको वह प्रश्न नहीं आ रहा तो अथवा करके दूसरा दिया हुआ है, इसको कर लीजिए आप। अधोलिखितस्य श्लोकस्य प्रदत्त भावार्थ मंजूषायाम प्रदत्त पदये पूरित्वा लिखत। निम्नलिखित श्लोक दिया गया श्लोक भावार्थ को मंजूषा में दिए गए शब्दों से पूर्ण करना है। मंजूषा ये बॉक्स है, इसमें शब्द दिए गए हैं, पुरस्कार स्वरूपम, वांछति और अस्ति और अपहर्तुम, ये शब्द दिए हैं, इनसे इसको पूरा करना है। मैंने पूरा करके आपको दिखा दिया है। आप यहाँ पर देखिए श्लोक है, यहाँ पे इस श्लोक को पढ़ लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, नहीं तो मैं इसका भी अर्थ आपको बता देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं अब इसको सिर्फ यहां से आपको बता रहा हूं। तो रामः कांचुकियम कथयति यत
माता वांछति, इसमें आ जाएगा वांछति। प्राप्त राज्य यदि पुत्रार्थे पुरस्कार स्वरूपम, यहाँ पे आ जाएगा तही इदम मातुलोभा अस्ति वयम सर्वे भ्राता भरतस्य राज्यम अपहर्तुम प्रयास कुर्मा कथम निर्दुष्ट इस्मा। तो ये शब्द आपको वहां भर देने हैं और ये उत्तर पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। अधोलिखित श्लोक द्वस्य प्रदत्ता अन्वय रिक्त स्थान पूर्ति कृत्वा पुनः लिखत। निम्नलिखित दोनों श्लोकों के अन्वयों में रिक्त स्थान को पूर्ति करके पुनः लिखना है। दो श्लोक यहाँ पे दिए हैं, उनमें ये दो दो नंबर के आपके हैं, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं। तो पूरा करना है अन्वय को, संस्कृत अन्वय को। पहला श्लोक यहाँ पर दिया है, ये पहला श्लोक है, इसमें अन्वय आपको पूरा करना है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है कि विधाता ने एक गुण बताया है अज्ञान लोगों के लिए। जहां अज्ञता है उसको, अज्ञता को आपको छिपाना है, अज्ञानता को आपको छिपाना है। तो उसके लिए एक गुण है, वो है सर्वविदा, सभी उसको जानते हैं, वो गुण है मौन। तो अगर आपकी अपनी अज्ञता को छिपाना है, अज्ञानता को छिपाना है, तो मौन रहना चाहिए, ठीक है, ज्यादा मत बोलो। तो इसके लिए विधाता अज्ञाताया आ जाएगा, इसमें अज्ञाताया यहां से लिया गया है, और एकांत गुणम आ जाएगा, यहां एकांत गुणम आपका यहां से लिया गया है, आप देख लीजिए श्लोक में। और सर्वविदा यहां पे आ जाएगा, सर्वविदाम यहां पर आ जाएगा, ये यहां से दिया गया है। और मौनम आपका श्लोक में यहां पे मौनम दिया है, देख लीजिए मौनम, ये मौनम यहां पे है। तो ये आप यहां पर आप जो है इन शब्दों को भर करके इसको पूरा कर देंगे। अब एक और श्लोक यहां पर दिया हुआ है, इसका मतलब आप समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे कि मानधाता एक राजा हुए हैं पृथ्वी पर, जो कि बहुत प्रसिद्ध राजा थे। तो जिन्होंने कि मानधाता जो राजा, मतलब राम जो राजा थे, उन्होंने समुद्र पे क्या बना दिया था, सेतु बना दिया था। लेकिन वो इस दुनिया से में अब नहीं है। ऐसे ही एक युधिष्ठिर जो है बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, युधिष्ठिर पृथ्वी पर बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, लेकिन वो भी अब यहां पर नहीं है, भूमि पर नहीं है, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि इतने प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा हुए पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी पर रहे नहीं और ना पृथ्वी को साथ ले जा सके। एकेन आपी समम गता, सब चले गए एक एक करके। और वसुमती नूनम त्वया यास्ति, जो वसुमती है, पृथ्वी है, उसको कोई भी नहीं ले जा सका, पृथ्वी यहीं पर रहने वाली है, ठीक है ना, कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो अब यहां पर खाली स्थान भरने हैं। कृतयुगा अलंकार भूता, ये यहां से अलंकार भूतो ले लिया हमने। येन महाददो महोददो, ये यहां से शब्द यहां से श्लोक से ले लिया। ये खाली स्थान आप देख लीजिए मैंने भरे हुए हैं। भूपते, यहां से हमने भूपते ले लिया। और वसुमती, यहां पर इस श्लोक में एक जगह वसुमती आया है, वो यहां से लिया। इस तरह से आपको खाली स्थान भरने हैं। अब जो 16वां प्रश्न है, शब्दों का मिलान करना है, वाक्यों का मिलान करना है। तो यहां पर अधोलिखिता नाम अस्तंभ से वाक्यांशा नाम ब स्तंभ से वाक्यांशई सह उचित मेलनम कुरुत, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। तो अ स्तंभ में प्रदत्त वाक्यों को ब स्तंभ में दिए गए वाक्यांशों से उचित मिलान करना है। तो मैंने यहाँ पे इसका भी उत्तर आपको आपके समक्ष दे दिया है। क्या है, यस्या शक्र समो भरता, इसका चौथे वाला सही होगा। चौथे वाला मतलब लास्ट वाला, ठीक है। मया पुत्रवती चाया, सेकंड वाले का थर्ड वाला, ये यहां पे, और थर्ड वाले का सेकंड वाला, और अंतिम वाले का पहले वाला, ये आप मिला दीजिए। इनको मैंने उत्तर इनके सामने यहां पर लिख दिए हैं, कौन से का उत्तर कौन सा है। तो ये आप अपने पुस्तक पढ़ी होगी, पाठ अच्छे से पढ़े होंगे तो आप मिला लोगे, अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो कहां से मिला पाओगे। तो अध्ययन करना आवश्यक है।
एक और आसान प्रश्न आपके सामने है 17वां। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम उचितार्थ कोष्ठकात् चित्वा लिखत। यानी कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में आपको उचित अर्थ कोष्ठक से चुन करके लिखना है। ब्रैकेट में जो है, कोष्ठक में जो दे रखे हैं वहां से चुन करके आपको लिखना है। ये ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं, तीन तीन शब्द दे रखे हैं, एक छांट के लिखना है इनमें से। सही उत्तर एक है। अब यहाँ पे पहला आ गया, तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वो भास्कर, भास्करे, भास्कर बोलते हैं सूर्य को, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। ये आप उत्तर लिख देंगे। ऐसे ही दूसरे वाला लोचन, लोचन बोलते हैं आंख, नेत्र को, तो इसका उत्तर हो जाएगा नेत्रम। तो यहाँ पे आप उत्तर कॉपी में लिख देंगे नेत्रम। अवगनों का जो होता है वो होता है पावक, आग, तो इसका उत्तर आप लिख देंगे पावके। तो ये इसके उत्तर हो गए। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, कठिन नहीं है, आसान है। अभी तक हम खंड घ का पहला भाग देख रहे थे, अब यहां पे है दूसरा भाग। ये संस्कृत साहित्य परिचय भाग सेकंड, इसको देखते हैं। 18वें का प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उचित विकल्पम चित्वा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए चार चार उत्तर यहां पर दिए हैं, चार प्रश्न है, चार चार उत्तर दिए हैं और आपको एक उत्तर छांट के आपको लिखना है। पहला प्रश्न है अश्वघोष से जन्म अभूत, मतलब अश्वघोष का जन्म कहां हुआ था। यहां पर चार उत्तर दिए हैं, साकेते, कश्मीर प्रदेशे, उज्जैन में या काशी में, कहां पे जन्म हुआ था उनका। तो कुछ लोग तो काशी भी बताते हैं, लेकिन उनका जो ज्यादातर लोग मानते हैं साकेत, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। तो ये पहला उत्तर साकेत है, आप मान लीजिए। फिर आता है पंडित अंबिका दत्त व्यास कुत्र अजायत, पंडित अंबिका दत्त का व्यास का जन्म कहां हुआ था। तो इनका जयपुर नगर में इनका जन्म हुआ था, जयपुर नगरिया, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है प्रश्न बुद्ध चरितम महाकाव्य अस्ति, बुद्ध चरितम जो महाकाव्य किसका है, तो ये अश्वघोष का है, अश्वघोष से, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है हितोपदेश रचयिता का अस्ति, हितोपदेश का रचयिता कौन है, वो किसने लिखा, तो ये पहले वाला हो जाएगा नारायण पंडित, नारायण पंडित ने हितोपदेश को लिखा था। ठीक है, इस प्रकार सारे उत्तर आपके सामने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18वें प्रश्न का ख है अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकेभ्यः चित्वा उचित शब्दे रिक्त स्थान पूरयत क्रियताम। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठकों से चुनकर उचित शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। यहां पे भी तीन तीन शब्द दे रखे, देखिए तीन तीन शब्द दे रखे हैं, इनमें से एक शब्द को छांटना है और उत्तर लिखना है। तो यहां पर पहला देखिए दुष्यंत नायका, तो इसका हो जाएगा धीरोतात नायका, धीरोतात भर देंगे। दूसरे में हितोपदेश अस्ति, हितोपदेश जो है नीति ग्रंथ है, तो यहां नीति ग्रंथ आ जाएगा। ऐसे इसमें शिवराज विजय ग्रंथ कौन सी विधा है, उपन्यास है, तो यहां आ जाएगा। फिर है कांचुकीय एक पात्र होता है, वो काय का पात्र होता है, नाटकों में पात्र होता है, तो नाट्येषु यहां पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके इस संस्कृत में 18 प्रश्न आते हैं। तो हमने आज के वीडियो में उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 संस्कृत के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि सैंपल पेपर को यहां पर हल करने का भरपूर प्रयास किया और धीरे से समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिएगा और इससे आप भी लाभ प्राप्त करें और दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। आपके लिए परीक्षा के लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड लक फॉर एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।